हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस योर प्रेप। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लैम सीरीज़ का आखिरी ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जिसमें हम 10 मार्कर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और इसमें मैं आपको सिंपल वेज ऑफ आंसर राइटिंग कंप्लीट करना बताऊंगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सभी लोग जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और लोगों को भाई कोई ढंग से वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, जिन जो भी will try to upload the answers or try to upload the material in my telegram channel only. First of all, the thing is that second important thing, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दिस इज सो कंफ्यूजिंग, दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो फिर कैसे उसको किया जाए। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन हम एक अलग से वीडियो रख लेंगे। आप सभी लोग मेरे को आपको डाउट सेशन में आंसर राइटिंग की प्रॉपर सिंगल चैलेंजेस जो भी हैं आप सभी के कवर कराने की उसमें कोशिश करूंगा। तो हम 10 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें यह पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक अराउंड द वर्ल्ड। पहले तो आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप उसमें अंडरलाइन कर लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक पूछा है पहले कहाँ पे, वर्ल्ड में। फिर उसके बाद क्या पूछा है, इंडिया का वल्नरेबल होना किसके लिए, अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको सिंपल 3 पॉइंटर्स बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन कॉपी में जब लिखोगे तो इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, वर्ड नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, बॉडी वर्ड नहीं लिखना है, कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है। ओके, आपको इंट्रो में लिखना है, इंट्रो में अर्थक्वेक की डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल, और अर्थक्वेक कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं सिंपल, वो हो जाएगा। बॉडी में आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कितने, अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो आप उसमें टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, जैसे कि सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक के बारे में मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, जहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया हुआ है। आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, हर एक एक 2-2 मिनट के डिफरेंस में आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सरकम पैसिफिक के बारे में मैंने बताया था, उसमें अर्थक्वेक का डिस्कशन हुआ है। उस अर्थक्वेक के डिस्कशन में मैंने ये बताया कि अर्थ में ये जो पैसिफिक वाला रीजन है उसमें सरकम पैसिफिक जोन बनता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब आपको ये मैप समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझाता हूँ। ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन इंडिया है। इसके बाद आपको इंडोनेशिया, माली, जावा, सुमात्रा जो भी दिख रहा हो, ये ऊपर चाइना है, रशिया है। इधर आपको अमेरिका वाला पोर्शन दिख रहा होगा नॉर्थ, इधर साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको। इसके बाद जब आप देखेंगे तो ये सरकम पैसिफिक वाला रीजन है आपका। अब इसको कैसे पहचाने, सिंपल यार, सर्कल का सरकम फेरेंस निकाला है ना आपने, बस वही है सरकम पैसिफिक और कुछ नहीं है। तो पैसिफिक का, जैसे आप अर्थ को जब आप रोटेट होती है, क्योंकि अर्थ हमारी गोल है, जैसे ही आप 2D में देखते हैं उसको तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप उस पेपर को एक बार राउंड कर दीजिएगा, एक बार उसको फोल्ड कर दीजिए। पैसिफिक है ना, यहाँ से कट के ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो कटा हुआ पेपर रहता है ना, उसको जब आप फोल्ड करेंगे ना तो ये ऐसे ही वापस ऑस्ट्रेलिया के पास जुड़ जाएगा। का मतलब ये है कि आपको पैसिफिक पूरा दिखने लगेगा, दैट इज सरकम पैसिफिक। यहाँ से यहाँ बनता है, जापान के ऊपर से होते हुए, रशिया के इधर से होते हुए, ये आपका है ना नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, कनाडा वाला पोर्शन, मैक्सिको वाला पोर्शन, अलास्का, ये हो गया आपका। फिर देन उसके बाद आपका ये ईस्टर्न साउथ अमेरिका, ईस्टर्न कह रहा हूँ, वेस्टर्न साउथ अमेरिका हो गया। और ऐसे ये सरकम पैसिफिक जोन होता है, इसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। ये प्रॉपर रिंग ऑफ फायर है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज रिंग ऑफ फायर। आप यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को डिफाइन करिएगा, मिड अटलांटिक रिज को डिफाइन करिएगा। मैं आपको आंसर लिखना बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये क्या होता है, ये आपको खुद से रीड करना है। मैं आपको बोलूंगा आप सुदर्शन सर की वीडियो देख लो, वरना मैं जब भी ज्योग्राफी कवर कराऊंगा आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन इन अ वेरी लीनियंट वे, बहुत आसानी से। देन उसके बाद मैं आपको वल्नरेबिलिटी, जो हमारा अर्थ को एक हज़ार्ड रिलेटेड जो इंडिया में होता है वो कैसे कैसे होता है वो बता देता हूँ आपका। जैसे इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे अभी भी सबमर्ज हो रही है, आपने सुना होगा, हिमालय जो है उनकी हाइट बढ़ रही है। तो एक ये हो गया, डेंस पॉपुलेशन हो गया आपका, उसके बाद अर्बनाइजेशन हो गया, ह्यूमन इंटरेक्शंस हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप क्लासिफिकेशन बता दीजिए, हिमालयन फुटहिल्स का तो मैंने डिस्क्राइब पहले भी कर दिया। उसके बाद कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ कंक्लूजन लिखना है कि उसमें क्या क्या है। आप इंडिया में जो भी चीज़ें हो सकती हैं आप उनको अपने तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। और अर्थ को एक रेसिस्टेंट कैसे बनाए, मेथड्स कैसे बनाए, वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। आप इसमें रिक्टर स्केल लिख सकते हैं, अलग से डिफाइन कर सकते हैं आप इसमें।
मतलब मिटिगेशन की कुछ चीज़ें हैं ना इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अच्छा सा स्टेप लिया है अर्थक्वेक से बचा के रखने के लिए, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर में। थोड़ा छोटा आंसर होना चाहिए, बट डिफाइन, जैसे आपको ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट ट्राई टू मिनिमाइज द आंसर इन 200 वर्ड्स ओनली, 220 तक भी चले। देन उसके बाद मैंने पॉलिटी वाला सेक्शन का पूरा सॉल्व करा दिया है, 3 सो प्लीज़ आप उसको ऊपर जा करके आई बटन पे आ रहा होगा, वो क्लिक कर देना। यहाँ कहीं पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो देन यू विल गेट द वीडियो ऑल्सो। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आंसर लिखना कैसे है। फैक्टर्स पूछे हैं, पहले तो फैक्टर्स को अंडरलाइन कर लो। वाटर क्राइसिस के ऊपर पूछा है, उसको अंडरलाइन कर लो। कहाँ पे पूछा है? इंडिया में पूछा है। अब एफिकेसी ऑफ करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मैनेजिंग दीज चैलेंजेस, तो ये सारी चीजें हो गई। अब 3 तो इसमें ये अंडरलाइन कर ली। अब सजेस्ट क्या करना है? सजेस्ट को अंडरलाइन कर लो। अप्रोच फॉर सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, 4 पॉइंटर्स हैं, आपको 4 पॉइंटर्स पूरे समझ में आने चाहिए, तभी आप उसको आंसर लिख पाओगे। सो इंट्रो लिखो, वाटर मैनेजमेंट क्या होता है या वाटर क्राइसिस क्या होता है, सॉरी वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस क्या होता है उसको आप लिखो। बॉडी में आप फैक्टर्स लिख दो कि कौन कौन सा फैक्टर्स है। 2 फैक्टर भी लिखोगे, 3 फैक्टर भी लिखोगे, दैट इज मोर देन इनफ। जैसे इनएडिक्वेट वाटर की क्वालिटी है, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, वेस्टेज ऑफ वाटर है, वो सब यही वेस्टेज ऑफ वाटर है, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद आप उसमें केमिकल का यूज़ मिक्स कर सकते हैं ताकि वो है ना यूजेबल नहीं रहेगा वाटर। और उसके बाद करंट इनिशिएटिव्स में जल जीवन मिशन है, हर घर जल है, जिसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, हरदा जिले का लिख सकते हैं, जो हर घर जल मिशन में पूरा उसको है ना कंप्लीट कर दिया गया है। फिर देन उसके बाद आप मल्टी फेज अप्रोच लिख सकते हैं गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हो गया, वाटर सेविंग टेक्निक्स हो गया, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन हो गया, ये सब इंक्लूड कर दीजिए। और उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए, सिंपल, दैट इज मोर देन इनफ इन दिस आंसर। देन हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, जैसे लैंडस्लाइड क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन करनी है आपको याद। देन है ना मेन स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको मिटिगेट करना पड़ेगा, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। तो दीज आर दी सिंपल स्टेप्स। मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जैसा लिखा है वैसा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। देर इज नथिंग न्यू इन दिस। इसको कैसे तैयार करें, दैट कैन बी आर चैलेंज। उस चैलेंज को मैं कवर करा देता हूँ। अगर आप लैंडस्लाइड की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको कभी भी लैंडस्लाइड की डेफिनेशन लिखने आ जाए, यू कैन राइट द डेफिनेशन एज इट इज। अगर आपको कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको ये पता चल जाए कि आप कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करोगे, ठीक है ना, सक्सेसफुल मेन स्टेजेस फॉर डिजास्टर, सक्सेसफुल डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पर डिजास्टर आ गया तो आप मिटिगेट करोगे लोगों को, पहले से प्रिपेयरनेस भी कर सकते हो। क्योंकि वो अगर डिजास्टर प्रोन एरिया है, रेस्पॉन्स कैसा होगा, मान लीजिए आप टीएम है कहेंगे और आपको फिर क्या कहते हैं डिजास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, तो फिर आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे, फिर उसकी चीज़ों की रिकवरी कैसे होगी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, इसको बताना होता है, दैट्स इट। उसके बाद फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के लिए शेयर कीजिए। मैं लास्ट ब्रीफली डिस्क्राइब नेचुरल डिजास्टर्स, तो आपको डेफिनेशन सबकी दी हुई है। अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है सिंगल डेफिनेशन 20 वर्ड्स में, तो ये लिख सकते हो। बाकी सारी डेफिनेशंस को आप एक साथ इंक्लूड करके भी लिख सकते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको इंक्लूड करने को बता रहा हूँ। देन 65 वर्ड्स में नेचुरल डिजास्टर्स की डेफिनेशन, 20 वर्ड्स में नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन। इनको लिख लो, इनको नोट कर लो, इसको प्रिंट आउट ले लो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लिखा जाता है। एनडीएमए कैसे लिखेंगे आप 20 वर्ड्स में, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है, आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 65 वर्ड्स में जब वो पूछता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, दैट इज कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से लेकर के आए हो, वो ऑर्गेनाइज करता है, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स करता है, aim to reduce the risk and impact of natural and man-made disasters। तो these are the simple ways जिसके थ्रू आप आंसर लिख सकते हो। ओके, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो हम यहाँ पे है ना सब करने को बोल देते हैं। और उसके बाद कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ये पढ़ लेना है आप। इसको मैं इसलिए नहीं समझा रहा बिकॉज एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आप उसमें इंक्लूड कर लेना। मिथाइल आइसोसाइनाइड था, लोगों की मौत हो गई, सेफ्टी मीजर्स की कमी थी, क्या किसकी वजह से यहाँ पर डिजास्टर हुआ, तो सेफ्टी मीजर्स नहीं थे, और क्या कहते हैं इनएडिक्वेट रेगुलेशंस थे, लैक ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस थी। तो दीज आर दिस थिंग्स, वो आप पॉइंटर फॉर्मेट में लिखो चाहे आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा मुझे यहाँ तक देखने के लिए, मेरी वीडियो को यहाँ तक झेलने के लिए। और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।